हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारी एक सीरीज चल रही है, आप सभी लोग जानते होंगे, सब होंगे पास सीरीज। तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, आज हमारा टॉपिक होने वाला है। सोशल साइंस को कुछ ही घंटों में हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो लेवल पे आप लोग हो, पहली बार सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान उठा रहे हो क्लास 10th में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग आपको इतना करवा देंगे कि आप लोग पास हो जाओगे सोशल साइंस में। ठीक है। और हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है जहां पर हम लोग साइंस करवा रहे हैं, सोशल साइंस करवा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सब कुछ करवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबके लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स ने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए डाल रहे हैं, साथ में पूरा कोर्स चला रहे हैं जहां पर आपको पास करवा दिया जाएगा 1 से 2 दिनों में। मात्र 1 से 2 दिन लगेंगे और सारे सब्जेक्ट तैयार करवा देंगे आपके। इतनी पावर है, इतनी पावर है इस कोर्स में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फालतू की चीजें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है कि वो क्वेश्चन करें जो कि आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सबसे ज्यादा। और उतना इतना इजी लैंग्वेज, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको करवा देंगे कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से सारे के सारे आंसर आपको याद करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो 3 नंबर और 4 नंबर के सबसे पहले हम लोग उठाने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस। तो 2023 का जो पेपर था वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, सैंपल पेपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपका पेपर बनने वाला है 60 to 70%। तो अगर इतना भी हमने कर लिया अच्छे से, तो हमारे 70% तो कहीं नहीं गए, आपके आ रहे हैं। ओके। और हमारे साथ जुड़े रहो आप लोग, पूरे 100% की तैयारी करवा देंगे आपको। लेकिन अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए हम लोग पहले उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर हल्का फुल्का पढ़ रखा है। तो 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 22 का करेंगे, फिर सैंपल पेपर करेंगे। तो देख लीजिए, 2023 में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था 23वां क्वेश्चन, जो कि मैप के ऊपर था। मैप, तो मैप हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप डिस्कस करेंगे। ओके। सो अब लोग हम ही लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, जिसमें आपसे पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ रॉक ग्रुप आर मिनरल्स फाउंड। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रॉक ग्रुप आर मिनरल्स फाउंड। अब देखो आप लोग, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है। तो देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, खनिज किस प्रकार के चट्टान समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भैया किस प्रकार के रॉक्स में, किस प्रकार के रॉक मतलब चट्टानों के ग्रुप में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी याद नहीं करते हो, मात्र इनके नाम लिखकर भी आ जाते हो, तब भी आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर आपने इसके एग्जाम्पल याद कर लिए, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छे से व्यवस्थित तरीके से इसको लिख दिया, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर ये 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इग्नियस जो हो गया, ये क्या होता है भैया, मेड फ्रॉम कूल्ड लावा। मेड फ्रॉम कूल्ड लावा, तो इस प्रकार की जो रॉक होती है वो किससे बनती है, लावा जो होता है हमारा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ना, उसको जब ठंडा हो जाता है तो उससे मिलकर ये बनता है। सेडिमेंट्री क्या होता है, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि सैंड हो गया, इसके अलावा मड हो गया, मड मतलब कीचड़ हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल जो हो गए, इनकी लेयर से मिलकर बनता है हमारा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री किससे बनता है भैया, याद कर लो सभी लोग, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स आपसे पूछे तो सेडिमेंट्स क्या बोलोगे कि भैया हमारी जो मिट्टी हो गई, ठीक है, इसके अलावा मड मतलब कीचड़ हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, ये क्या है, हमारे सेडिमेंट्स है। और सेडिमेंट से याद कर लेना कि सेडिमेंट्री, सेडिमेंट से क्या याद कर लोगे, सेडिमेंट्री। इसके अलावा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मार्बल एग्जांपल याद कर लो, मेटामॉर्फिक का मार्बल। मेटामॉर्फिक क्या होता है, मेड बाय चेंज्ड रॉक, जो रॉक जो चट्टानें परिवर्तित हो जाती है, उनसे हम लोग क्या वो बनाते हैं, उनसे बनता है हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का एग्जांपल मार्बल, क्या याद करोगे, मार्बल। तो याद हो गए सभी को, इग्नियस का एग्जांपल ग्रेनाइट, इग्नियस का एग्जांपल ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री का एग्जांपल लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री का एग्जांपल लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक का एग्जांपल मार्बल। हिंदी मीडियम वाले याद कर लेंगे ग्रेनाइट। इसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे तो तलछटी, यहां पर तलछट की परतों जैसे रेत, मिट्टी और कार्बनिक
पदार्थ से निर्मित। ठीक है, आप लोग भी लाइमस्टोन लिख सकते हो, चूना लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मार्बल को हिंदी में बोलते हैं संगमरमर। ओके, सो इस तरीके से आप लोग भी अपना तैयार कर लेना आंसर। ठीक है, समझा दिया आपको किस तरीके से याद करना है, बहुत ईजी आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2022 के और में आया था, राइट 4 बेल्ट्स ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया। तो राइट एनी 4 बेल्ट्स ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलना जा रहा है कि कहां कहां पर आयरन पाया जाता है, कहां कहां पर आयरन पाया जाता है, उस एरिया मतलब उस बेल्ट को बताइए। तो उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में पाया जाता है। दूसरा क्या लिखोगे, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट में पाया जाता है। फिर बेलरी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर बेल्ट में पाया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में पाया जाता है। याद कैसे करेंगे, उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा झारखंड, ये एक एरिया हो गया। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। बेलरी, चंद्रदुर्ग और चिकमंगलूर, बेलरी, चंद्रदुर्ग, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, बेलरी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो इसको आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना और इसको याद कर लेना। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर चित्रदुर्ग लिखा हुआ है। ओके, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो माफ करिएगा, लेकिन ये चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग लिखा हुआ है। ओके, चित्रदुर्ग, और ये चिकमंगलूर लिखा हुआ है। ओके, सो इसको आप लोग याद कर लेना। देखो BBC, BCC, सॉरी BCC, ये BCC, और ये DC, DC, OJ, OJ, MG, इस तरीके से आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो। आ रहा है समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट 4 रीजंस फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय होने के 4 कारण लिखिए। ठीक है, तो देखिए, राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ था, नए हमारे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, तो उसके आपको 4 पॉइंट लिखना है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है हमने, हियर आर 4 सिंपल रीजन फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। यहां पर हमने, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर हमने 4 पॉइंट बता दिए हैं जो कि नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा था, हमारे भारत में कैसे आया, अंग्रेजों ने राज किया उसके बाद हमारा राष्ट्रवाद कैसे आया, तो उसके ऊपर हमको लिखना है 4 पॉइंट। तो कॉमन आइडेंटिटीज, पीपल फेल्ट आ शेयर्ड आइडेंटिटीज एज इंडियंस। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय होने के 4 कारण में सामान्य पहचान, लोगों को भारतीय भारतीय के रूप में एक साझा पहचान महसूस हुई। तो हुआ क्या, जैसे ही अंग्रेज जो ने हमारे ऊपर रूल किया था, उसके बाद लोगों में एकता बढ़ गई। क्या बढ़ गई, एकता बढ़ गई। तो अपने आप को वो कैसा महसूस करने लगे, अपने आप को वो शेयर्ड आइडेंटिटी एज इंडियन महसूस करने लगे। मतलब क्या हुआ इसका, तो हिंदी में आप लोग पढ़ोगे, लोगों को भारतीय के रूप में एक साझा पहचान महसूस हुई, उनको भारतीय होने पे गर्व महसूस होने लगा। तो इससे भी हमारी नेशनलिज्म बढ़ गई। उसके बाद ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कंट्रोल मेड इंडियंस यूनाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। मतलब क्या हुआ इसका, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश नियंत्रण ने भारतीयों को एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया। मतलब यहां पर हमें एकजुटता का भी पाठ मिला। कैसे मिला, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, और इस वजह से ब्रिटिश कंट्रोल मेड इंडियन यूनिट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। मतलब जो हमारा दुश्मन था, दुश्मन कोई भी कॉमन दुश्मन हमारा हो, उसके खिलाफ अब हम लोग कैसे खड़े हुए हैं, यूनिटी बनाकर खड़े हुए हैं। इंडियन कैसे खड़े हुए हैं, यूनिटी बनाकर खड़े हुए। ब्रिटिश कंट्रोल मेड, ब्रिटिश का जो कंट्रोल था उसने इंडियंस को कैसा बना दिया है, यूनिटी में रहना सिखा दिया है, और एक कॉमन एनिमी के खिलाफ। ऐसे आप लोग याद करेंगे। फिर है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो मॉडर्न एजुकेशन जो थी, मतलब आज की जो एजुकेशन है, उसने क्या किया है, आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और मॉडर्न एजुकेशन ने हमें एक नई चीज दे दी है कि हमें सबको फ्री रहना है, फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट है, और समानता कितनी जरूरी है, मतलब बराबरी कितनी जरूरी। पहले क्या होता था, पहले लोग छोटा बड़ा देखते थे, फ्रीडम हमारे पास थी नहीं, तो ऐसे में वो लोग एजुकेटेड नहीं थे, इस वजह से ये चीजें होने लगी थी। लेकिन आज के समय पर बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, फ्रीडम आ गई है सबके पास, और साथ में सभी लोग ऊंच नीच को नहीं देख रहे हैं, इक्वलिटी देख रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं, इक्वलिटी, सभी समान, समान हक को देख रहे हैं।
ओके, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। हिंदी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी चीज है। शिक्षा, आधुनिक शिक्षा ने स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार किया है। आधुनिक शिक्षा ने आधुनिक शिक्षा ने स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार किया है। लास्ट पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बोलने का तरीका या संचार। न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर्स एंड न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड मोर इजीली। न्यूज़पेपर्स एंड न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड मोर इजीली। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलना या फैलाना, कुछ भी बोल सकते हो। तो आज के समय पे क्या हुआ? न्यूज़पेपर एंड न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड मोर इजीली। आज के समय पे न्यूज़पेपर चल गए भैया। न्यूज़पेपर आने के बाद न्यू आइडियाज बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड हो जाना मतलब फैल जाना। तो न्यू आइडियाज जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगे हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है? हमारे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, मतलब हमारा नेशनलिज्म बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यही चीजें हैं। तो आप कैसे याद रखोगे कि आज के समय पे कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, संचार बहुत आसान हो गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर से हम पूरे दुनिया की जानकारी ले सकते हैं। फिर हो गया एजुकेशन। एजुकेशन क्या कर रहा है? एजुकेशन की वजह से हमारे बीच में कौन कौन से आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं? स्प्रेड मतलब फैलना। कौन कौन से आइडिया स्प्रेड हो रहे हैं? फ्रीडम के और इक्वलिटी के, ये आइडियाज हमारे बीच स्प्रेड हो रहे हैं। और ब्रिटिश रूल ने क्या किया है? ब्रिटिश रूल जो था उसने हमें एकता का पाठ पढ़ाया है और हमें एकता में रहना सिखाया है। उसके बाद कॉमन आइडेंटिटीज मतलब हमें भारतीय होने पर गर्व हो रहा है। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। देखो, समझना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हम आपको इजी तरीके से बताना चाहते हैं। ओके, देखो आप सभी लोग ध्यान रखना यार, क्योंकि हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, एंड टाइम पर आ चुके हैं, तो आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बोर हो जाओ और वीडियो को कट करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपके लिए मैं खड़ा हूं आज यहाँ पर। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 21वें का और देख लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा था हमारा? ये 21वां था। अभी 21वें का और वाला क्वेश्चन है। राइट फोर व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था, तो आपके चार विचार बता दीजिए गांधी जी के बारे में, मतलब गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहला है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सत्य। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। दूसरा, लव फॉर द अपोनेंट, मतलब अपना जो दुश्मन है उससे भी आप प्यार करो, अपने दुश्मन से भी क्या करो? प्यार करो। ब्रेव पेशेंस मतलब बहादुरी में भी धैर्य दिखाओ। बहादुरी और धैर्य का एक मिक्सचर बना के चलो। बहादुरी समझते हो ना आप लोग? बहादुरी और धैर्य कितने जरूरी है। तो गांधी जी ने हमें क्या पाठ पढ़ाया सत्याग्रह से? एक तो हमें सत्य का साथ देना चाहिए, हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, हिंसा को फॉलो नहीं करना चाहिए। नॉन वॉयलेंस, वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, और नॉन वॉयलेंस मतलब अहिंसा। तो गांधी जी ने क्या बोला कि नेवर यूज वॉयलेंस, कभी भी वॉयलेंस का यूज मत करो। सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो? पीसफुली, शांति से सॉल्व करो। ट्रुथ मतलब ऑलवेज स्पीक एंड फॉलो द ट्रुथ, हमेशा सदैव सत्य बोलो और उसका पालन करो। इसका मतलब ये होता है। लव फॉर द अपोनेंट, अपने दुश्मन से भी प्यार करो। शो लव एंड रिस्पेक्ट इवन टू दोज हु डिसएग्री विथ यू, मतलब जो आपसे डिसएग्री करे, एग्री ना करें, डिसएग्री मतलब असहमत हो, उनसे भी आप प्यार दिखाओ, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। साथ में ब्रेव एंड पेशेंस, बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो। पेशेंट बनो, पेशेंट मतलब वो वाला पेशेंट नहीं जो डॉक्टर के पास आते हैं पेशेंट, वो पेशेंट नहीं। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य। ओके, तो धैर्य दिखाओ, पेशेंस दिखाओ, तो पेशेंट बनना है आपको। इवन इफ फेसिंग डिफिकल्टीज फॉर व्हाट इज राइट, और भले ही कितनी डिफिकल्टी आ जाए, इफ फेसिंग डिफिकल्टीज मतलब अगर आप लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तब भी आप क्या, किसका साथ दो? राइट का साथ दो, जो सही है उसका साथ दो, भले ही मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, तब भी आपका सत्य का साथ देना है। तो ब्रेव रखो, पेशेंस रखो, ये बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बोल दो आप लोग, चार पॉइंट कौन कौन से हैं? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, लव फॉर द अपोनेंट और ब्रेव पेशेंस। हिंदी वाले क्या बोलेंगे भैया? चार पॉइंट: सत्य, अहिंसा, प्रतिद्वंदी के प्रति प्यार, और लास्ट में बहादुर धैर्य। ये आप लोग चार पॉइंट याद कर लो, काम हो गया आपका। हिंदी मीडियम वाले तो बोल रहे होंगे कि भैया हम तो मन से भी लिख देंगे। बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले मन से भी। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप लोग भी मन से लिख सकते हो, लेकिन मन से कब लिख पाओगे? जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से इनको याद करोगे। हिंदी मीडियम में ईजी होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ओके, और हमारी बोलचाल की भाषा भी हिंदी है, तो हम लोग हिंदी में जल्दी लिख पाते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप भी मन से लिखना सीख जाओगे। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है।
है ना। चलो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो भैया चार डिफरेंस बता दो आप, चार डिफरेंस बता दो कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है। तो हिंदी मीडियम वाले रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है भैया बता दो जरा सा। तो बहुत सरल है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। पर्पस मतलब क्या उद्देश्य है। तो रिजर्व्ड फॉर द कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड। तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है कि यहाँ पर कुछ भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी। फॉरेस्ट समझते हो ना, जंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। दो प्रकार के जंगल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है कि भैया इनको बुक कर दिया है, इनमें कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो गवर्नमेंट ने इनको भी प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई आ सकता है स्पेशल परमिशन के बाद। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त चीजें होती है रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सख्त चीजें होती है, मतलब हर कोई यहाँ पे आ नहीं सकता है, और यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर भी सख्त होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ लोग आ सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो पर्पस जान लेते हैं। रिजर्व्ड फॉर कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड। तो भैया पर्पस क्या है भैया रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का, क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट को क्या फायदा मिल रहा है, हमें क्या फायदा मिल रहा है, पर्पस क्या है इस चीज का। तो पर्पस ये है कि रिजर्व्ड फॉर कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ये होता है रिजर्व फॉर कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड। हमारा जो नेचर है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको कैसा रखना है भैया, कीप मतलब रखना, कीप मतलब रखना, कैसा रखना है हमें, सेफ एंड साउंड। सेफ मतलब सुरक्षित और अच्छा रखना है, सेफ एंड साउंड मतलब सुरक्षित और अच्छा रखना है। प्रोटेक्टेड फॉर यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली। प्रोटेक्टेड फॉर यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्स वाइजली मतलब जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि उसकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे लिए काम की चीजें हैं, उनका हम लोग सही उपयोग कर सकें, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है कि हर कोई इसकी लकड़ियां ना काट के ले जा सके। इस तरीके की चीजें के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का वर्ड यूज हुआ है। ओके। सो एक्सेस किस किस को है भैया, कौन कौन जा सकता है अंदर। पीपल नीड परमिशन टू एंटर, यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए तभी आप अंदर जा सकते हो। सम एक्सेस अलाउड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यहाँ पर क्या होता है, सम एक्सेस अलाउड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कुछ प्रक्रियाओं के लिए, कुछ प्रक्रियाओं के लिए सीमित पहुंच। मतलब यहाँ पर भी सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटीज की बात करेंगे और यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे। पीपल नीड परमिशन टू एंटर, यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम एक्सेस अलाउड, यहाँ पर कुछ एक्सेस ऑटोमेटिकली दे दी गई है कि भैया ठीक है, आप हल्का फुल्का घूमना हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो उन्होंने बोल दिया है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जब आपको अंदर आने देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हो तो जा सकते हो अंदर, ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद फ्लोरा एंड फोना मतलब वन्य जीवन और वनस्पति। वन्य जीवन और वनस्पति, वन्य जीवन और वनस्पति मतलब एनिमल और हमारे पेड़ पौधे। फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है, वन्य जीवन मतलब भैया जानवर जानवर की बात कर रहे हैं। फोना मतलब वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो उनके लिए कैसा कुछ है भैया, देख लेते हैं। मेन फोकस ऑन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा पर मुख्य ध्यान देते हैं। बायोडाइवर्सिटी के मेन फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसको सुरक्षित रखने में यहाँ पर मेन फोकस होता है। क्या मेन फोकस होता है, बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना, बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना, ठीक है। कंजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना, कंजर्व मतलब सुरक्षित। बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। तो भैया यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोग, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। किस किस के बीच में बैलेंस, दो चीज चाहिए भैया बैलेंस करने के लिए, एक कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। तो जब भी हमको सुरक्षित करना हो या फिर हमको सस्टेनेबल मतलब आगे के लिए यूज करना हो, सस्टेनेबल मतलब आगे के लिए यूज करना हो, तो सस्टेनेबल और कंजर्वेशन के बीच में हमें क्या बनाना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए हमने प्रोटेक्टेड कर रखे हैं फॉरेस्ट को। फिर से ध्यान रख लो, फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ईजी है चीज कि मेन फोकस यहाँ पे किसके ऊपर होता है, ये कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर होता है। कंजर्विंग मतलब सुरक्षित करना, किसको सुरक्षित करते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करते हैं। यहाँ पर किसको सुरक्षित करते हैं, यहाँ पे सुरक्षित नहीं करते, यहाँ पे बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस। किस किस का बैलेंस चाहिए भैया, दो चीज चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा करना, सस्टेनेबल मतलब आगे के लिए उसको यूज करने के लिए आगे तक की उसकी प्लानिंग करना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज, तो भैया इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज मेनली कंजर्वेशन ओरिएंटेड।
मतलब यहाँ पे आप लिख देना कि भैया यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर क्या होती है? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, मतलब यहाँ पर कुछ लोग को ही अंदर आने देते हैं, वही अपनी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी प्रक्रिया उनको करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकते हैं? लिमिटेड लोग कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण लिख देना आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? भैया किसी को ग्रेजिंग करनी है, ग्रेजिंग मतलब घास काटना, किसी को घास काटनी हो, ठीक है, तो वो अंदर आ सकते हैं। कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ छोटे मोटे फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोडक्ट, माइनर मतलब छोटे मोटे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो होते हैं, वो आप कलेक्ट कर सकते हो बिना कोई परमिशन के। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। कोई कठिन है क्या बताओ? नहीं है ना? एक पॉइंट आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। 4 पॉइंट तो अच्छा नहीं होगा काम आपका, 1 2 3 4 ही पॉइंट हमने करवाए, तो आपको इसको भी करना पड़ेगा। अगर 3 नंबर में आए तो 3 नंबर में 1 2 3 लिख देना, इसको थोड़ा देख लेना। बाकी 4 नंबर में आए तो आपको इसको भी करना पड़ेगा। ओके, बाकी हमने पूरी कोशिश करी आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ लेना एक बार इस पॉइंट को अच्छे से एक बार, और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आए आपको तो। बाकी ये रहेगा। वीडियो को पॉज करते रहना आप लोग, नहीं तो पता चले बस हमारे साथ साथ देखते रहो। वीडियो को पॉज कर लेना जहां पर दिक्कत आए वहां पर, ओके। ये आपका अधिकार है। फिर आगे देखते हैं 20वां का और वाला, राइट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार और वितरण लिखिए। मतलब क्या हुआ? बहुत सरल है, पता है। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग मन से भी लिख सकते हो। मन से मतलब अभी जो आपने पढ़ा ना उसका ही, उसी को देख के यहाँ पे लिखना है। भारत में पाए जाने वाले वन। भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं भैया? कौन कौन से जंगल होते हैं? तो क्या क्या लिखोगे कि भैया 3 प्रकार के जंगल होते हैं। एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और लास्ट में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, जो भी हमने पढ़ा, जहां पर बहुत कम लोगों को आने दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब जहां पर कुछ लोगों को आने दिया जाता है, मतलब यहाँ पर तो आ सकते हो आप लोग, घास घास काटने के लिए आ सकते हो। घास काटना मत बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे भैया? ग्रेजिंग करने आ सकते हो। या फिर कुछ छोटा मोटा माइनर फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो आप लोग लेके जा सकते हो। तो आप लोग इसमें भर भर के लिख देना। अभी आपने 4 पॉइंट याद किए तो लिख देना यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसके बाद अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक नया टॉपिक, नया पॉइंट है, लेकिन 3 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। कौन कौन से? रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। आया समझ में? तो अनक्लासिफाइड समझा देते हैं। प्रेजेंट इन वेरियस एरियाज, जो हमारे आसपास का जो जंगल है ना, जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बस पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। प्रेजेंटिंग इन वेरियस एरियाज, लेकिन स्पेसिफिक कंजर्वेशन डिजिग्नेशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इन वेरियस एरिया, मतलब ये अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट होता है। अलग अलग एरियाज मतलब ज्यादातर तो हमारे पास अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ही है। हमारे आसपास जो भी है वो क्या है? अनक्लासिफाइड है। लेकिन, लेकिन मतलब लेक करना मतलब, लेक करना मतलब किसी चीज की कमी। लेक करना मतलब कमी। किस चीज की कमी है भैया? स्पेसिफिक कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब याद कर लो, 3 4 बार आ चुका है। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा करना, संरक्षण करना। तो यहाँ पर भैया किसकी कमी है? सुरक्षा की कमी है, स्पेसिफिक सुरक्षा की कमी है। ठीक है। क्यों सुरक्षा की कमी है? क्योंकि भैया इनके ऊपर गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती है। तो आप इतना लिख देना, आगे डिजिग्नेशन को छोड़ देना। आई बात समझ में? इतना पढ़ लोगे इतना ही काफी है। हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे? आरक्षित वन, संरक्षण संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ऐसे आप लोग याद कर लो, बहुत सिंपल है। हिंदी मीडियम वाले को भी समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आ रहा होगा। हम लोग दोनों भाषा में समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, लेना हो तो थोड़ा सा हम भी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का। चलिए 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। अच्छा, वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो आप लोग? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारा रिश्ता किसके साथ हो जाए? हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के साथ हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका? गलत डायरेक्शन में मत सोचना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरा जो विश्व है, हमारी बात कर रहे हैं मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत का रिश्ता जब विदेशों से होने लगेगा, विदेशियों से बातचीत होगी, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमको लिखना है। ठीक है। अब देखना बच्चों, आप लोग सभी 3 फायदे हमको बताना है। 3 फायदे नुकसान जो भी है, 3 आपको इंपैक्ट बताना है, क्या क्या असर पड़ेगा भैया भारत के ऊपर। आ रहा है समझ में? ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। तो मोर जॉब्स एंड मनी, 3 पॉइंट आपको करवाएंगे, तीनों में काम आपका हो जाएगा। मोर जॉब एंड मनी, मोर जॉब एंड मनी मतलब अगर भैया हमारा रिश्ता, हमारा मतलब भारत की बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री का रिश्ता बाहर की कंट्रियों से होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि जॉब बढ़ जाएगी। ठीक है, जॉब के अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, साथ में पैसा भी आएगा।
अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब हम लोग हमारा सामान दूसरी जगह बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया मोर जॉब्स एंड मनी। वी गेट मोर जॉब्स, आप देख रहे हो कहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पे। वी गेट मोर जॉब्स एंड मेक मोर मनी बिकॉज वी ट्रेड एंड वर्क विद अदर कंट्रीज। सिंपल है कि नहीं है, सुन लो। वी मतलब हम, गेट मतलब प्राप्त करते हैं, मोर जॉब, मोर जॉब मतलब ज्यादातर जॉब्स, एंड मेक मोर मनी, और क्या बनाते हैं, मेक बनाते हैं, मेक मतलब बनाना, मोर मनी ज्यादातर पैसे हम लोग बनाते हैं। बिकॉज क्यों बनाते हैं, वी ट्रेड, ट्रेड मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है, खरीदना बेचना, ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना। वी ट्रेड एंड वर्क विद अदर कंट्रीज, हम लोग अदर कंट्री के साथ वर्क करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से क्या बन जाती है, गेट मोर जॉब्स एंड गेट मोर मनी। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, अच्छा ये क्या चीज है भैया, वी लर्न अबाउट हाउ पीपल लिव इन अदर कंट्री फ्रॉम मूवीज टीवी स्टफ वी बाय। मतलब होता क्या है, अगर हमारा रिश्ता दूसरे देशों से बनेगा तो हम लोग उनके रहन सहन को सीखेंगे, उनके रहन सहन से सीखेंगे या फिर उनको सीखेंगे, उनको जानेंगे। तो ये चीजों का फायदा हमको हो सकता है जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, टीवी हो गई, मूवीज हो गई, इनसे भी हमारा रिश्ता बनता है, ग्लोबलाइजेशन इसमें भी आता है। ऐसा नहीं है कि भैया मोदी जी जाएंगे बाहर जब भी हमारा रिश्ता बनेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह पर, तो इनसे भी रिश्ता हमारा मजबूत होता है। जैसे जापान हो गया, ठीक है, बहुत सारे कार्टून वहां से चलते हैं, तो ऑटोमेटिक रिश्ता बना हुआ है जापान से इंडियंस का, ठीक है। डोरेमोन हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जो कि जापान से कनेक्टेड है। तो आप लोग समझ गए होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास पहले ही कम है, लेकिन आपको एक हिंट देनी थी, समझ गए होंगे। सम पीपल स्टिल स्ट्रगल। अब भैया बहुत सारे अच्छे काम हो गए, कुछ बुरे काम तो बताओ कि ग्लोबलाइजेशन से प्रभाव गलत क्या पड़ता है। तो देखो यार, अपने जो गाँव के लोग हैं, ठीक है, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो अभी भी इन चीजों से अनअवेयर है, इन फैक्टर से अभी भी अनअवेयर है। अनअवेयर मतलब उनसे अभी भी परिचित नहीं है, उनके ऊपर उनको जानकारी नहीं है कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है, तो वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। उन पे ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट दे नहीं पाएगी, ऐसा भी आप लोग हल्का फुल्का सोच सकते हो। सम पीपल स्टिल स्ट्रगल, सम पीपल मतलब कुछ लोग स्टिल मतलब अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। बट सम फोक्स मतलब कुछ लोग इन टाउन्स एंड विलेज में नॉट गेट द सेम गुड थिंग्स एज पीपल इन बिग सिटीज। तो अभी भी क्या हो रहा है, बहुत सारे फोक्स, FOLKS फोक्स, ये देखो, फॉक्स, फॉक्स लिख दो या फिर पीपल लिख दो, आप तो पीपल लिख देना क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। बट सम पीपल इन टाउन एंड विलेजेस में नॉट गेट द सेम गुड थिंग्स एज पीपल इन बिग सिटीज। तो अभी भी क्या हो रहा है कि जो छोटे मोटे टाउन के लोग हैं उनको वो राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही जो कि बड़े सिटी के लोगों को मिलती है। आई बात समझ में। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सभी लोग पढ़ लेना इसको, वीडियो को पॉज कर लेना, आप लोग देख लेना, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ईजी चीज है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राइट थ्री फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आरबीआई तो बहुत सरल है यार, आरबीआई के 3 फंक्शन लिख दो। हमने तो 4 बता दिए, लेकिन आप 3 ही बता दो। देखो परीक्षा में 4 भी आ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग 3 याद कर लो, फिर आप लोग चौथा भी याद कर लेना अगर याद हो जाए तो। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल द मनी इन इंडिया, आरबीआई कंट्रोल द मनी इन इंडिया, आरबीआई प्रोटेक्ट द मनी इन इंडिया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक सबका बाप है, सभी बैंक का बाप कौन है, आरबीआई है। आई बात समझ में, आरबीआई सभी को कंट्रोल करता है, सारे बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। पैसों को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। पैसों की रक्षा कौन करता है, आरबीआई। प्रोटेक्ट कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंक, आरबीआई बैंक का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। ऑल बैंक हैव अकाउंट विद आरबीआई, सारी बैंक का अकाउंट किससे कनेक्टेड है, आरबीआई के साथ सभी बैंक का अकाउंट कनेक्टेड है। उसके बाद आरबीआई हेल्प्स बैंक इन डिफिकल्ट टाइम, आरबीआई भैया बहुत सारे बैंकों की मदद करता है डिफिकल्ट टाइम में, कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद करता है। हिंदी मीडियम वाले देख लो जरा, फोर्थ पॉइंट, आरबीआई मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद करता है। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, कोई भी हो, आप लोग सभी ध्यान रखो। आप लोग यहाँ पर हिंदी में देख लिया करना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में देख लेना। आई बात समझ में। तो ये चीज रहेगी, और आप हिंदी मीडियम वाले तो मन से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद मन से लिखना। 18वां क्वेश्चन देखें, 18वें का और वाला, राइट थ्री फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में तीन पॉइंट लिखिए। फेडरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, आप फेडरल सिस्टम से थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि यहाँ पर बात हो रही है
भारत भारत की व्यवस्था के ऊपर, भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की जो व्यवस्था है ना इस टाइम पर, कि भैया पावर डिवाइडेड हो रखी है हमारी, कि भैया जो मोदी जी है उनके पास ज्यादा पावर है, सीएम है उनके पास थोड़ी सी कम पावर है, विधायक के पास उससे कम पावर है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। इसके अलावा कानून है, ये भी फेडरल के अंदर आता है, मतलब भारत की व्यवस्था के अंदर आता है। इसके अलावा जज जो हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जज अपना इंडिपेंडेंट है, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता जज उनको। ऐसी चीजें सब कुछ इसके अंदर आती है, फेडरल सिस्टम के अंदर आती है। तो 3 पॉइंट कौन से याद रखेंगे? डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्या मतलब हुआ इसका? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या हो रखा है अभी? पावर का डिवीजन हो रखा है, मतलब इन फेडरल सिस्टम पावर आर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारी जो पावर है, देश की जो पावर है, वो दो हिस्सों में टूटी हुई है या फिर डिवाइडेड है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो दिल्ली, हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का, तो दिल्ली ही जो है, दिल्ली हमारा सेंटर है। सेंटर कैसे? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं बैठी हुई है। ओके, तो इस वजह से दिल्ली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीजन है, रीजनल से रीजनल मतलब कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास थोड़ी सी कम पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतना ब्यूटीफुली डिवाइड करा है हमारे सिस्टम को कि सभी के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। ओके, सो ये रहेगा। इसके अलावा राइट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान भी हमारा है, और हमारा जो संविधान है सबसे बेस्ट संविधान है पूरे दुनिया का। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ सुप्रीम लॉ दैट बोथ लेवल मस्ट फॉलो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के, संविधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संविधान में लिखा है कि भैया इस काम को करने से इतने साल की सजा होगी तो होगी, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसके लिए भी सजा बराबर है। आई बात समझ में? ऐसा आप लोग समझ सकते हो। वैसे कुछ ना कुछ उनके लिए अलग से होता है, बट जो सजा उनको मिलनी चाहिए मिलती है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। ये चीजें हमारे किस में लिखी हुई है? संविधान में लिखी हुई है। तो हमारा जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है, और उनको हमको सबको क्या करना चाहिए? इसको फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो। मस्ट मतलब किसी भी हाल में हमें फॉलो करना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका है, जज जो हैं, जज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वे अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कैसी है? आजाद है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है। आई बात समझ में? दैट मेक श्योर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट फॉलो इन ऑल केसेस। और ये क्या करती है? ये हमेशा ध्यान रखती है कि हमारा जो संविधान है वो हर बार फॉलो होना चाहिए, सभी लोग उसका फॉलो करें, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। हिंदी मीडियम वाले, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये 3 पॉइंट है हमारे। सभी लोग वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार थोड़ा पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 2023 के जो 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन थे वो सारे खत्म कर दिए। अब बात कर लेते हैं 2022 की। ठीक है, 2022 के पेपर की।